Second factor is concentration of इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन है, अगर आप गैसियस सब्सटेंस लेते हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे पार्शियल प्रेशर का, या सिंपल आप प्रेशर कह सकते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से। हमने +1 में पढ़ा था जब हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे कि जो Kp और Kc था, इन केस ऑफ प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, इन केस ऑफ सॉल्यूशन हम कंसंट्रेशन लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा इस पर भी इफेक्ट करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि इससे नंबर ऑफ आयंस चेंज होते हैं। एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर विच ऑल्सो इफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब टेम्परेचर यहाँ जब लेते हैं आप, तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ आयंस चेंज होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ये भी इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच value of electrode potential depends, then there are three factors. First is nature of the metal and its ion, second concentration of the electrolyte, and third is temperature of the solution. अब देखिए, ये कैसे वैरी करने से किस तरह से वैल्यूज चेंज होती हैं, मतलब अगर कंसंट्रेशन चेंज हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो तो कैसे चेंज होगा, या मेटल के आयंस या चेंज हो तो कैसे चेंज होगा। इन सब को स्टडी करने के लिए हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जिसे हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उससे एक न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आता है बोर्ड में। तो वो नर्स्ट इक्वेशन है जो इसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने जो है इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेट करेंगे अगर हम इन चीज़ को फिक्स कर दें। देखिए, फिक्स करने की हम जब बात करते हैं तो हम जो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल एंड, इसको तो फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग मेटल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोड की फॉर्म में। जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ये दो चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हम देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ये अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर तो हम इसे लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर और बार 1 बार के नियरली इक्वल लेते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर यहाँ पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसे लिखते हैं 298 कैल्विन। जनरली हम 298 कैल्विन का ही यूज़ करते हैं जब हम लिखते हैं। तो 298 कैल्विन ये टेम्परेचर है जो हम यूज़ करते हैं एज एन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर इन कंडीशंस को मेंटेन किया जाए उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको ई के ऊपर ऐसे नॉट बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट लिखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है हर मेटल के लिए फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपसे किसी ने कहा कि आपको जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करेंगे? जिंक की एक रॉड लेंगे, उसको 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट विच इज़ मेंटेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, उसमें डिप करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और रीडिंग लेके आप बता देंगे कि ये रीडिंग आ गई। ऐसे किसी मेटल की स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास जो बुक्स हैं उनमें आपको एक
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, उसमें हर एलिमेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू मेंशन की गई है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अलग अलग एलिमेंट्स की जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, हर एक की अपनी एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये टर्म हो गई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने समझ लिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखिए जी चीज़ आगे एक और चीज़, जैसे हमारे पास मान लो ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट लूज करता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि मेटल सॉलिड है, इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये बन गया Mn पॉजिटिव आयन प्लस n इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ई एम, पहले ये सॉलिड की फॉर्म में था, स्लैश एम एन पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये है इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी को अगर हमें लिखना हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बस इसको ई नॉट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा एम स्लैश एम एन पॉजिटिव आयन, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप इस तरह से ऑक्सीडेशन में देखिए, यहाँ पे बस याद रखना है कि एम सॉलिड था, एम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, एम सॉलिड की फॉर्म में था, एम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसे कहते हैं। उसका दूसरा है हमारा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एम एन पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, इसने एन इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, एम सॉलिड में। यहाँ रिडक्शन का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन, ये हुए रिडक्शन। अब इसमें जो है जब आप लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जो लिखेंगे वो आप कैसे लिखेंगे, ई एम एन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ एन पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और एम सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो इस तरह से लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लिखा जाता है उसको हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ एम एन पॉजिटिव स्लैश एम, ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपको ये देखिए सारा खेल ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, एम से एम एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ या एम एन पॉजिटिव से एम में कन्वर्ट हुआ, तो अगर एम से एम एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर एम एन पॉजिटिव से एम में जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की प्रेजेंटेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो है एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपको जो है भाई, आपने दो लोगों से पूछा कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। एक ने आपसे बोला कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो है 0.78 वोल्ट, दूसरे बंदे ने कहा -0.78 वोल्ट। अब आप कहेंगे कंफ्यूज कि भाई दोनों में सही कौन सी है, एक ही पॉसिबल है, इधर प्लस होगी 0.78 और -0.7 होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको ये कन्फ्यूज़न हो, इसका मतलब क्या है, क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बंदे ने बोला कि जिंक जो है, जब जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उस समय जो उसने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताई वो क्या क्या थी, वो थी -0.78 वोल्ट। दूसरे ने आपको जो बताई वो थी Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn, और उस केस में कितनी बोली, 0.78 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये जो माइनस ये वाली कौन सी थी, ये थी आपकी ई नॉट फॉर Zn स्लैश Zn2 पॉजिटिव, और ये वाली थी ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या है, दोनों सही थे भाई, एक ने ऑक्सीडेशन बताया था, एक ने रिडक्शन बताया था, और एलिमेंट पे दोनों चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में क्या अटैच किया गया है। तो ऐसे केस में हम ये करते हैं, IUPAC ने ये कहा है कि IUPAC ने कहा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है
उसी को हम कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब आपको जो बुक्स वगैरह में वैल्यूज दी होती हैं वो क्या होती हैं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसको आपने नहीं यूज़ करना। आपको कहीं भी वैल्यू गिवन होगी तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी काम की है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि according to IUPAC system, standard reduction potential is always standard electrode potential। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और आपको रिडक्शन चाहिए, तो सिंपल याद रखिए कि रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बस ये रिलेशन जो है आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ भी देखा भाई ये 0.78 था तो माइनस 0.7 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यूज बस माइनस का फ़र्क है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वो नहीं है। आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एकदम कैसे इसको यूज़ करना है वो क्लियर हो जाएगा। बस ये टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है स्टैंडर्ड सॉरी EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल के लिए हमें दोबारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसा हमने पहले अभी जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी किया तो मैंने आपको बताया था वही सेम चीज़ है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सेटअप हो गया। अब इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि जो राइट हैंड साइड है उसमें रिडक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होती है। अब मान लीजिए हमारे पास हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू E0 ऑफ M/Mn पॉजिटिव, और यहाँ पर वैल्यू जो गिवन है वो है E0 ऑफ MXN पॉजिटिव स्लैश X। मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रिडक्शन की दे रखी है। ये मान लीजिए आपको सपोज -0.02 वोल्ट दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे ही, और ये आपको दी हुई है 0.04 वोल्ट। ठीक है जी, ये वैल्यू गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप इसका EMF निकालिए। इसका EMF क्या होगा, तो इसका EMF जो हम निकालते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। EMF जो है इसको हम निकालते हैं, देखिए कैसे, क्या हो जाएगा E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब आप ये कहेंगे अभी तो हमें स्टैंडर्ड IUPAC के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल सारी दी थी, तो अगर इसको हमें रिडक्शन में लिखना हो तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर हुई बात, थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे क्या है प्लस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल आ गई। ठीक है, तो ये बन गया आपका EMF का फॉर्मूला। अब EF में जो है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, अब स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो E0 सेल लिखते हैं। क्यों, क्योंकि E0 की वैल्यूज भी डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन पर, तो ऑब्वियसली EMF E0 E से निकाल रहे हैं तो EMF की वैल्यू भी इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स विच इज कैलकुलेटेड एट 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड E0 सेल। अब E0 सेल क्या हो गया आपका, E0 सेल हो गया E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या इसको और सिंपल तरीके से देखिए आप ऐसे लिख सकते हो E0 सेल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब
रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मैं अगर सीधा लिख दूं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बुक्स में हमें इस तरह से लिखा होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या फिर कहीं भी ऐसे भी लिखते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड कहाँ होता है हमारे राइट हैंड साइड, तो ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, इस तरह से भी यूज़ करते हैं। तो ये आप कुछ भी ना याद हो तो ये सिंपल याद रखिए, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड और ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ सेल। तो इस तरह से आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड की कंडीशन, मतलब कंडीशन पर, जिसे हम ई नॉट सेल कहते हैं। अगर यही मान ली हमें कैलकुलेट करना होता एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, एट एनी गिवन concentration, then it is called E cell, ठीक है, जिसके लिए आप यूज करेंगे आगे जो नर्स्ट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, वो नर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट किया जाए।